दिल्ली का पॉश इलाका जहां अरबपतियों के बंगले हुआ करते हैं, उनमें से एक बहुत ही शानदार हवेली सक्सेना मेंशन आज बहुत ही खूबसूरती तरीके से सजाया गया है। जगदीश सक्सेना के इकलौते बेटे कार्तिक सक्सेना की आज शादी है, लेकिन घर के अंदर का माहौल देखकर लग नहीं रहा है कि आज यहाँ किसी की शादी हो सकती है। घर के सारे फैमिली मेंबर बेमन से यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। एक जगदीश सक्सेना के सिवाय किसी और को देखकर नहीं लगता है कि वो खुश है या ये कोई शादी वाला घर है। जगदीश जी ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए नीचे हॉल रूम में आते हैं और देखते हैं कि सोफे पर उनकी पत्नी सुनैना जी और उनकी इकलौती बेटी अनुराधा, जिसे वो प्यार से अन्नू बुलाते हैं, वो दोनों अपने सिर पर हाथ देकर सोफे पर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। जगदीश जी अपना फ़ोन कट करते हैं और अपनी पत्नी सुनैना जी को देखते हुए पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा सपूत? उसे याद तो है ना कि आज उसकी शादी है। सुनैना जी जो अपने सिर पर हाथ दिए हुए अपना मुंह बिगाड़े हुए बैठी थी, जगदीश जी की बातें सुनकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ गई। तब उनकी बेटी अनु ने जवाब दिया, डैड, भाई तो ऑफिस चले गए, कह रहे थे कोई ज़रूरी काम है। जगदीश जी ने अपने सिर पर हाथ देते हुए कहा, क्या ऑफिस चला गया? उन्होंने अपने बेटे को कॉल लगाया। यहाँ सक्सेना एंटरप्राइजेज के आलीशान बिल्डिंग के मेन केबिन में कार्तिक बैठकर अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग अटेंड कर रहा था क्योंकि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। तभी कार्तिक का फ़ोन बजता है। कार्तिक देखता है तो उसके पापा का फ़ोन था। कार्तिक ने फ़ोन उठाया और बिना अपने डैड को बोलने का मौका दिए बोलता है, डैड, अभी मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करूँगा। बेशक कार्तिक मीटिंग के टाइम पर किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है, लेकिन वो अपने डैड को अवॉइड नहीं कर सकता था। उसके डैड फ़ोन रखते हैं और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, आज इस नालायक की शादी है और ये ऑफिस में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहा है। अब बात करते हैं कार्तिक की। कार्तिक सक्सेना जो कि बिजनेस वर्ल्ड का किंग है, उम्र करीबन 27 साल की होगी, जिसने अपने डैड के डूबते हुए बिजनेस को नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही इतने कम उम्र में बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहे जाने वाले इस कार्तिक सक्सेना की हाइट लगभग 6 फुट 4 इंच का, गोरा रंग, काली सिल्की हेयर, चेहरा एकदम परफेक्ट, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, आँखों का रंग नीला, 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर अब तक का मोस्ट हैंडसम बैचलर। बिजनेस वर्ल्ड का हर एक बिजनेसमैन कार्तिक से अपनी बेटी का शादी कराना चाहता है, लेकिन कार्तिक के डैड जगदीश सक्सेना जी अपने जिगरी दोस्त अशोक की बेटी को अपना बहू बनाना चाहते हैं। हालांकि उनका दोस्त एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो कि उनका बचपन का दोस्त है। जगदीश जी की पत्नी सुनैना जी यानी कि कार्तिक की माँ बहुत ही ज़्यादा लालची और घमंडी औरत है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उनके बेटे की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से हो, क्योंकि उन्हें वो फैमिली अपने स्टेटस की नहीं लगती। वो तो हमेशा से ही कार्तिक के बिजनेस पार्टनर अनिल बजाज की बेटी अनामिका बजाज को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन जगदीश जी की जिद की वजह से कार्तिक की शादी उनके जिगरी दोस्त अशोक जी की बेटी सृष्टि से होने वाली है। वैसे सृष्टि की बात करें तो जितना प्यारा नाम उतनी प्यारी सीरत, गोरा बेदाग दूध जैसा सफ़ेद रंग, नीली आंखें, घनी पलकें, पंखुड़ियों जैसे पतले होठ, कद 5 फुट 5 इंच, संगमरमर जैसा तराशा हुआ बदन, सुंदरता इतनी है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाएं। यहाँ जगदीश जी के घर में केवल जगदीश जी के उतावलापन से ही लग रहा था कि घर में शादी है, वरना घर में किसी को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे तो अनुराधा बहुत ही प्यारी और घुली मिली सी लड़की है, लेकिन वो जानती थी
कि कार्तिक को इस शादी में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बस अपने डैड की जिद के आगे झुककर ये शादी ज़बरदस्ती कर रहा है। इसलिए अन्नू को भी इस शादी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। शाम हो चुकी थी। कार्तिक शाम को घर आता है। उसे घर आता हुआ देखकर उसके डैड जगदीश जी भड़क उठते हैं। वो गुस्से से कार्तिक को कहते हैं, कार्तिक, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो हमें साफ साफ बता सकते थे। तुम्हारी हरकतों को देखकर नहीं लगता है कि तुम इस शादी से खुश हो। अपने डैड की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, डैड, आपके कहने से ही शादी कर रहा हूँ। अब ये शादी की वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी शादी रात को है, इसलिए मैं बस अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने ऑफिस चला गया था। और वैसे भी हमें अभी निकलना है तो मैं तैयार हो जाता हूँ। आप सभी तैयार हो जाइए, हम निकलते हैं। कार्तिक की बातें सुनकर जगदीश जी अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, कहीं मैं उस मासूम की ज़िंदगी ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक को देखकर तो नहीं लगता है कि ये शादी में इंटरेस्टेड है। कार्तिक को देखकर ये ज़रा भी नहीं लगता है कि ये इस शादी को निभाएगा। कहीं मेरी ये ज़बरदस्ती से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। भगवान, अब सब कुछ तेरे भरोसे है। प्लीज़ उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत करना। थोड़ी ही देर में कार्तिक एक गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनकर आता है, जो कि उसके डैड ने ही उसके लिए बनवाई थी। कार्तिक को तैयार होता देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लेते हैं और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोलते हैं, मेरा बेटा आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, बस एक ही कमी है। उसके बाद जगदीश जी अपने हाथों से सेहरा लाकर अपने बेटे को पहना देते हैं। इस शादी में सिर्फ जगदीश जी ही खुश दिखाई देते हैं। बाकी परिवार वाले तो बेमन से शादी में शामिल होने जा रहे हैं। सब लोग बेमन से तैयार होकर नीचे आते हैं और अनामिका भी। अनामिका को सुनैना जी ने बुलाया था, जो कि उनके साथ ही मुंबई शादी अटेंड करने जाने वाली है। वो अच्छे से जानती थी कि ये शादी ज़्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं, इसलिए उसे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। फिर सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अनामिका कार्तिक के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर जाती है। थोड़ी देर के बाद कार्तिक की पूरी फैमिली कार्तिक के प्राइवेट जेट में बैठी हुई थी। यहाँ मुंबई के एक साधारण से मकान को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। उस मोहल्ले में आज रौनक ही रौनक थी और सभी लोग बेसब्री से बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सृष्टि तो जैसे कयामत से उतरी हुई परी लग रही थी। शादी के लाल जोड़े में सृष्टि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अगर एक नज़र कोई सृष्टि को देख ले तो वो बस उसे देखता ही रह जाए। तभी वहाँ शोर मचता है, बारात आ गई, बारात आ गई। अशोक जी जानते थे कि कार्तिक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से कई गुना ज़्यादा कार्तिक के स्वागत की तैयारी की हुई थी। शादी की सारी तैयारियां कार्तिक की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बहुत ही भव्य तरीके से कार्तिक और कार्तिक के पूरे परिवार का स्वागत किया गया। कार्तिक के साथ आए रिश्तेदारों का भी बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। लेकिन कार्तिक की माँ सभी चीज़ों को देखकर नाक चढ़ा रही थी और अनामिका उनका पूरा साथ दे रही थी। जगदीश जी अपनी दोस्त अशोक जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सृष्टि की सभी सहेलियाँ जो कि बाहर कार्तिक को देखकर आई हुई थी, सृष्टि के सामने कहते हैं, अरे वाह जीजा जी तो कितने हैंडसम हैं, ये तो किसी फिल्म हीरो जैसे लगते हैं। पहली बार हमने इतने हैंडसम लड़के को देखा है। सृष्टि तुम तो बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इतना हैंडसम पति मिला है। सृष्टि के पास बैठी सहेलियाँ उसे छेड़ने लगती हैं। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होती है। कार्तिक को मंडप में पंडित जी बुलाते हैं। कार्तिक जाकर मंडप में बैठ जाता है। बैठकर शादी की रस्में शुरू कर देता है। जैसा जैसा पंडित जी बोलते हैं वैसा वैसा कार्तिक करने लगता है। फिर पंडित जी वधू को बुलाने के लिए कहते हैं तो सृष्टि की सहेलियां सृष्टि को ले जाने के लिए कमरे में आते हैं और हंसते हुए सृष्टि से कहते हैं, चलो सृष्टि, तुम्हारा बुलावा आया है। वैसे मानना पड़ेगा जीजा जी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल किसी पिक्चर वाले हीरो जैसे।
अपने दोस्तों की बातें सुनकर सृष्टि और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। फिर वो धीरे से खड़ी होकर अपने दोस्तों के साथ कमरे से बाहर निकलकर आती है। सृष्टि ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और सृष्टि घूंघट ओढ़े हुए ही मंडप की ओर बढ़ती है, लेकिन कार्तिक एक नज़र उठाकर भी सृष्टि की ओर नहीं देखता। सृष्टि मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी अपने आने वाले कल को लेकर। जब सृष्टि के पिता सृष्टि को दुल्हन के जोड़े में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ सृष्टि की सहेलियाँ सृष्टि को ले जाकर कार्तिक के करीब बाजू में बिठा देते हैं। पंडित जी आगे की रस्में शुरू करते हैं। पंडित जी दोनों को फेरा लेने के लिए खड़ा होने के लिए कहते हैं। कार्तिक बेमन से खड़ा हो जाता है और वहीं सृष्टि भी खड़ी होती है। दोनों फेरे लेने लगते हैं और 7 फेरा होने के बाद वापस से पंडित उन्हें बैठने के लिए कहता है। फिर पंडित जी कार्तिक और सृष्टि को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। कार्तिक सृष्टि को एक डायमंड का मंगलसूत्र पहनाता है जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से कार्तिक लिखा हुआ था। फिर पंडित जी कार्तिक को सृष्टि की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। कार्तिक बिना एक नज़र सृष्टि को किए सृष्टि की मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरते हुए सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ा सा सिंदूर सृष्टि के नाक पर जा गिरता है, जिसे पंडित जी भी बहुत ही शुभ संकेत कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि शादी समाप्त हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। 7 जन्मों के बंधन में आप दोनों बंध चुके हैं। अब आप एक दूसरे के समर्पण के साथ अपने अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लें। फिर पंडित जी सृष्टि से कहते हैं कि कन्या, सबसे पहले आप अपने पति का पैर छूकर अपने पति का आशीर्वाद लें। सृष्टि खड़ी होती है, कार्तिक का पैर छूती है, लेकिन उसके पैर छूते ही कार्तिक 2 कदम पीछे हट जाता है। पर सृष्टि अपने हाथों को पहले अपने सिर से लगाती है, फिर अपने सीने से लगाकर चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी हो जाती है। सृष्टि के चेहरे पर घूंघट था, इसलिए सृष्टि किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। कार्तिक तो वैसे भी सृष्टि की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर सृष्टि की सहेलियाँ सृष्टि को मंडप से ले जाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। यहाँ बाहर कार्तिक बैठा हुआ था और वहीं अनामिका जाकर उसके पास उसे चिपक कर बैठ जाती है। वहाँ बाहर खड़े सभी मेहमान हैरानी से उन्हें देख रहे थे। सभी लोगों के मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जो इतना ज़्यादा चिपक रही है। कुछ समय के बाद सृष्टि की विदाई का समय होता है। पहले तो सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खुश थी कार्तिक से शादी करने की खुशी में, लेकिन जैसे ही सृष्टि को ये एहसास हुआ कि अब उसे अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना होगा, जिस घर में उसने अपना बचपन दिया है, जिस घर में वो खेल कूद कर बड़ी हुई है, सृष्टि का दिल भर आया। वो अपनी आँखों से आंसुओं को नहीं रोक पाई, बिलख बिलख कर रोने लगी। सृष्टि अपने पापा के गले लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। माँ तो उसे बचपन से ही छोड़कर चल बसी थी। उसके पिता अशोक जी अपने बेटी को गले से लगाकर रोने लगते हैं। उनके आँखों में भी आंसू थे, उनका दिल भी टूट रहा था अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग करते हुए। अनामिका और कार्तिक दोनों के लिए ये बस एक ड्रामा था, इसलिए अनामिका और कार्तिक दोनों ही गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अनामिका बिल्कुल कार्तिक के बगल में उसे चिपक कर बैठी हुई थी। कार्तिक अपना फ़ोन निकालकर कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक करने लग जाता है। कार्तिक का ध्यान ना तो अनामिका पर था और ना ही सृष्टि पर। वो दोनों से ही इस वक्त अलग रहना चाहता था, क्योंकि कार्तिक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। अशोक जी जगदीश जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा भोली है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। फिर अशोक जी सृष्टि को गाड़ी में लेकर बिठा देते हैं। सृष्टि कार्तिक के बगल में ही बैठ जाती है। अब कार्तिक के बगल में एक और अनामिका तो दूसरी ओर सृष्टि बैठी हुई थी। अब कार्तिक की गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है। अशोक जी अपनी भरी हुई आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर जाते हुए देख रहे थे। अनामिका कार्तिक के कंधों पर अपना सिर रखकर सो जाती है और सृष्टि अपने गली मोहल्ले शहर को पीछे छूटते हुए देख रही थी। वो बस अपनी भरी हुई आंखों से ये सब देख रही थी। कार्तिक की कार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां पर कार्तिक का प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था।
कार्तिक अनामिका को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है। उसके कंधे पर सिर रखकर उसके हाथ को जकड़कर सो जाती है। वो सिर्फ नाम का जानबूझकर सो रही थी, सृष्टि को दिखाने के लिए। कार्तिक थक हार कर अनामिका को अपने गोद में उठा लेता है और प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ जाता है। उसे देखकर सृष्टि हैरान थी कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर सृष्टि अपने मन में सोचती है कि शायद उनकी कोई चचेरी या ममेरी बहन होगी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते हैं। लेकिन जगदीश जी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जगदीश जी गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लेते हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए कुछ नहीं कहते। कार्तिक अनामिका को अपनी बगल वाली सीट पर ही बिठा देता है, फिर आराम से खुद उसकी बाजू में बैठ जाता है। वहाँ पर फिर सृष्टि के बैठने की जगह नहीं होती, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ही एक साथ बैठ सकते थे, इसलिए सृष्टि पीछे बैठ जाती है। सृष्टि अपने दिल में हजारों सपने सजाए अपने आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी, लेकिन आने वाला वक्त कौन सी तूफान उसकी ज़िंदगी में लाने वाला है, वो इस बात से अनजान थी। कुछ समय के बाद सृष्टि मुंबई शहर को अलविदा कह के अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ गई थी। सक्सेना हाउस पूरी दिल्ली की शान, सबसे खूबसूरत विला में से एक विला सक्सेना हाउस था। उसका एक बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया था और एक बहुत ही बड़ा हॉल रूम, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से महंगे सोफे और महंगी महंगी चीज़ों से सजाया गया था। सक्सेना हाउस में जितने लोग नहीं थे उसे कई गुना ज़्यादा कमरे थे। यहाँ फैमिली मेम्बर से कई गुना ज़्यादा सर्वेंट थे, उनके लिए एक अलग से सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया था। सक्सेना विला वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन का था, जो बहुत ही रॉयल लुक देता था। इस वक्त सृष्टि अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र यानी कि अपने ससुराल के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर कार्तिक की बड़ी माँ यानी कि उपासना जी बहुत ही प्यार और ममता से भरी हुई सृष्टि के स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। वैसे तो कार्तिक भी अपनी बड़ी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बल्कि कार्तिक तो अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा अपनी बड़ी माँ को मानता था और उनके कहने से ही कार्तिक सृष्टि के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। पहले उपासना जी सृष्टि की आरती उतारते हैं और फिर चावल से भरा हुआ कलश को चौखट पर रख देते हैं। सृष्टि को दाहिनी पेट से उसमें हल्की सी ठोकर मारकर अंदर आने के लिए बोलते हैं। सृष्टि वैसा ही करती है और फिर आगे एक बड़ी सी थाली में महावर घुला हुआ था। उपासना जी बोलती है कि इसमें अपने दोनों पैर को रखो, फिर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आओ। सृष्टि वैसा ही करती है, लेकिन जैसे ही सृष्टि अंदर आती है कार्तिक उपासना जी से बोलता है, बड़ी माँ मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर कार्तिक बिना किसी की ओर देखे, बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में कार्तिक 3 पीस सूट पहनकर कमरे से बाहर आता है, फिर बिना किसी को देखे घर से बाहर निकल जाता है। सृष्टि भी हैरानी से कार्तिक को देख रही थी, लेकिन बड़ी माँ उपासना जी ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, अरे बेटा परेशान मत हो, कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए ऑफिस जा रहा है। सृष्टि बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि सृष्टि ने अभी भी घूंघट ओढ़ा हुआ था, इसलिए कोई भी सृष्टि का चेहरा देख नहीं पा रहा था। तभी बड़ी माँ अपने हाथों से सृष्टि का घूंघट उठाकर देखती है। सृष्टि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही थी। सृष्टि की खूबसूरती को देखकर बड़ी माँ अपने सोने के कंगन उतारती है और मुंह दिखाई के शगुन के तौर पर सृष्टि के हाथों में पहना देती है। फिर बड़ी माँ ऐसे ही धीरे धीरे करके सृष्टि के बाकी के रस्में भी करा देते हैं। कार्तिक की माँ तो घर आते ही अपने कमरे में चली गई और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो वो सृष्टि का स्वागत करेंगी और ना ही वो उसे अपने घर की बहू मानती है। उनकी बहू तो सिर्फ अनामिका है और कोई नहीं। ये बात सुनकर सृष्टि को बहुत बुरा लगता है। सृष्टि जो कि इतने सारे सपने सजाकर दिल्ली इस घर में आई थी,
शुरुआत में ही उसके सारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो न जाने उसके कितने सपने टूटना बाकी है। शाम का वक्त है। सृष्टि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक सजाए हुए कमरे में एक बड़ी सी किंग साइज बेड पर लाकर बिठा दिया जाता है। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। ये कमरा कार्तिक का था। कमरा बहुत ही बड़ा था। कमरे में एक बालकनी थी जिसमें रात की चांद की रोशनी साफ कमरे में आती थी, जो कमरे को एक बहुत ही खूबसूरत शानदार लुक देती थी। सृष्टि अपनी कत्थई आंखों से पूरे कमरे को ध्यान से देख रही थी। पूरा कमरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन सृष्टि बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। सृष्टि ये सोचकर घबरा रही थी कि जब कार्तिक उसके पास आएगा तो सृष्टि अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कैसे काबू में रखेगी, क्योंकि कार्तिक को देखने भर से ही सृष्टि की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। कैसे सृष्टि खुद को संभाल पाएगी। सृष्टि इन सब ख्यालों में ही गुम थी कि रात के 11 बजे कार्तिक कमरे में आता है। कार्तिक के हाथों में कुछ पेपर्स थे। कार्तिक सीधा सृष्टि के पास आता है और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इन पेपर्स पर साइन करो। सृष्टि की धड़कन कार्तिक के कमरे में आने से ही बढ़ गई थी। कार्तिक की बात सुनकर हैरानी से उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक थोड़ा कड़क लहजे में बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस पेपर पर साइन करो। सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, ये कैसे पेपर से हैं? कार्तिक सीधा सपाट लहजे में बोलता है, डिवोर्स पेपर। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।